इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। चंद मिनटों में बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा बार रॉकेट दागे गए हैं। उत्तरी इजराइल में गैलिली को टारगेट किया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें ये बता रही है कि एक साथ कैसे चंद मिनटों में 30 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं और ये बड़ा हमला किया गया है। उत्तरी इजराइल में गैलिली को किया गया है टारगेट। और अगली अहम खबर है, इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। रॉकेट अटैक से हाइफा को दहलाने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया ने जारी किया है वीडियो। तो देखिए, हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। इजराइल के हाइफा पर बताया जा रहा है कि रॉकेट अटैक किया गया, हाइफा को दहलाने का दावा किया जा रहा है और ये वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया है। और वहीं लेबनान में यूएन फोर्स पर आईडीएफ के हमले हुए। यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट हमले किए गए। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को किया है तलब। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब भी किया है। यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट अटैक किया गया है, जिसकी खबर मिल रही है। 51 साल पहले योम-ए किप्पुर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल योम-ए किप्पुर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला हो चुका है। बताया जा रहा है कि इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह भी है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौता हुआ है और इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमले करेगा और अमेरिका ईरान में गृह युद्ध की आग भड़काने वाला है। ईरान के अंदर इस 2 फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं। अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इजराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है।
संकेत साफ है कि इजराइल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है, ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, पांचवें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, छठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा, और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है, और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी का सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं। ईरान के अशांत रहने वाले इलाकों में है खुजिस्तान प्रांत। यहाँ अरबी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं। ये समुदाय अरबी कबीलों का प्रतिनिधित्व करता है और इनके साथ सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है। ये लंबे समय से अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रांत है कुर्दिस्तान। दुनिया जानती है कि कुर्द ईरान की जंग पुरानी है और ईरान में रहने वाले कुर्द ईरानी आबादी का 10% हिस्सा है। ये सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं और कुर्दिस्तान ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ कुर्दों के सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। तीसरा इलाका ईरानी अजरबैजानी समुदाय का अजेरी तुर्क। ये ईरान की आबादी का 16% हिस्सा है। अजेरी तुर्क सांस्कृतिक भाषाई तौर पर अजरबैजानी टर्किश मूल के हैं। 2019-20 के युद्ध में ईरान ने अजरबैजान के बजाय आर्मेनिया का साथ दिया था।
तब इसी अजेरी क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ विद्रोह भड़क गया था। चौथा क्षेत्र है सिस्तान बलूचिस्तान। यहाँ बलूचिस्तानी पहचान का सुन्नी समुदाय रहता है। बलोच लंबे समय से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी सशस्त्र विद्रोह में सक्रिय है। यानी जिस तरह प्रॉक्सी को ताकत देकर ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है, उसी तरह अमेरिका तेहरान विरोधी ईरानी गुटों के जरिए ईरान में गृह युद्ध शुरू कराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से शक्ति विहीन करने के अब सिर्फ दो ही तरीके बचे हैं: तेल रिफाइनरी ठप करके अर्थव्यवस्था तबाह करना और गृह युद्ध के संकट में फंसाकर खमेनी और पेजेश्कियान का तख्ता पलट करना। अमेरिका ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार चाहता है और इसीलिए अरब के सऊदी, यूएई जैसे देश इस जंग को रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान की नई सरकार से बेहतर संबंध बनाने से दूर रखा जा सके। अमेरिका और इजराइल के इस प्लान के बाद तेहरान ने भी राजनयिक और सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ईरान ने ऑल टाइम पार्टनर रूस से ऐसे हालात में मदद की उम्मीद लगाई है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते हैं तो रूस भी इस युद्ध में उतर सकता है। अरब सुपर पावर्स का बैटलफील्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, देर रात उत्तरी तेल अवीव पर ड्रोन अटैक हुआ है। कई ऊंची इमारतों को ड्रोन से टारगेट किया गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उत्तरी तेल अवीव के हर्जलिया में गिरा है ड्रोन गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यमन से हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इजराइल ड्रोन इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। खबर ऐसी भी मिल रही है, तो देखिए ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा है इजराइल, और ये हिजबुल्लाह ने हमला किया। ड्रोन से कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। और वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। गलीली पर हिजब के 30 रॉकेट हमले हुए। गलीली की सेटलर कॉलोनी में आग लग गई। लेबनान के साथ 3 देशों में एक साथ महाविनाश शुरू हो गया है। इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा में विध्वंसक हमले कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रही है बल्कि इन तीनों मोर्चों पर जमीनों को कब्जा भी कर रही है। इन तीनों जगहों पर इजराइल जहां जमीनें कब्जा रही है वहां बफर जोन बनाने का प्लान है। सवाल यही है कि आखिर बफर वॉल बनाकर इजरायली सेना क्या करने जा रही है। लेबनान के साथ साथ गाजा और सीरिया में इजराइल की बमबारी खतरनाक रूप ले चुकी है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लेबनान, सीरिया और गाजा एक साथ दहल रहे हैं। इन तीनों देशों में इजराइल बफर वॉल बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों मुल्कों में कयामत की बरसात हो रही है।
इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अब जो हमले कर रही है वो ऑपरेशन बफर वॉल के तहत कर रही है। इजरायल ने ऑपरेशन बफर वॉल क्यों शुरू किया, बफर वॉल अभियान है क्या, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश का वो भयावह दृश्य देखिए जिसके तहत इजरायल लेबनान के भूभाग को बुरी तरह से जला रहा है। इजरायल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर 2 बड़े और विध्वंसक हमले किए। पहला हमला सेंट्रल बेरूत में हुआ तो दूसरा बेका वैली में। सेंट्रल बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में 22 की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का कमांडर वाकिफ सफा था। वाकिफ सफा नसरुल्लाह की बहन का पति है, वो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री माना जाता है। हालांकि इजरायल वाकिफ सफा को खत्म नहीं कर पाया, हमले में वो बाल बाल बच गया। वाकिफ सफा इसलिए बाल बाल बच गया क्योंकि इजरायल के हमले से ठीक पहले उसी जगह पर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया। मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी के बाद वाकिफ सफा न सिर्फ चौकन्ना हो गया बल्कि हमले से ठीक पहले वहां से निकल गया और इस तरह वो बच गया। इजरायल ने दूसरा बड़ा हमला लेबनान के बेका और ड्रूज में किया। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि यहां पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नईम छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक की। अंबारी में हिजबुल्लाह का कमांडर नईम मारा गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 9 और लड़ाके खत्म हो गए। लेबनान के ड्रूज में इजरायल ने जिस जगह पर हिजबुल्लाह कमांडर नईम की कब्र खोदी वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंचे। इजरायल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो ड्रूज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजरायल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। बेका वैली में इस वक्त भयावह हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इजरायली सेना बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर इजरायल कहां-कहां और किस तरह से बफर जोन बनाएगा। दरअसल आईडीएफ अपने सभी पड़ोसी देशों में बफर वॉल बनाएगी। गाजा, लेबनान और सीरिया में बफर जोन बनाने की तैयारी है। आईडीएफ जो विध्वंसक हमले कर रही है वो दुश्मन देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए कर रही है। कब्जा की गई जमीन पर बफर जोन बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इजिप्ट में बफर जोन बनाने की तैयारी है, लेकिन ये काम कूटनीति और बातचीत के जरिए किया जाएगा, युद्ध के माध्यम से नहीं। बफर जोन में इजरायल सेना और एयर डिफेंस की तैनाती करेगा। इसी बफर जोन के माध्यम से इजरायल भविष्य में ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकेगा। इजरायल एक तरफ भीषण बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। इजरायल की ग्राउंड फोर्स ही लेबनान और गाजा में वो बफर जोन बना रही है जो इजरायल का प्लान है। आईडीएफ के चीफ और शिन बेत प्रमुख 2006 के बाद पहली बार दक्षिणी लेबनान पहुंचे हैं।
वहां पर बफर जोन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। इजराइल ने लेबनान जैसा ऑपरेशन ही सीरिया में शुरू कर दिया है। हालांकि सीरिया में इजराइल अभी हवाई हमले ही कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बफर जोन बनाने के लिए इजराइल सीरिया में भी जमीनी जंग शुरू कर सकता है। और अहम खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह का गुरिल्ला अटैक हुआ है। जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक ऐसे कई हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की ओर से। काफरा में आईडीएफ सैनिकों की मौत भी हुई है। हिजबुल्लाह का दावा है ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गुरिल्ला अटैक किया गया। और अहम खबर है, इजराइल के हाइफा पर रॉकेट अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने किया रॉकेट हमला। हाइफा में गूंजे अलर्ट सायरन। अरब महासंग्राम की चिंगारी गाजा से भड़की और यहीं से अरब में 7 फ्रंट की जंग भी शुरू हुई। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हवाई हमले किए हैं। पलटवार हमास ने भी किए, लेकिन सवाल यह है कि 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा इजराइल गाजा में अभी बड़ी ताकत क्यों झुके हुए है? इसके पीछे इजराइल का वॉर प्लान। इजरायली वॉर रूम से गाजा के भविष्य का प्लान लीक हो चुका है। इजराइल ने प्लान के तहत गाजा में काम भी तेज कर दिया है। इजरायली बुलडोजर और कामगार दिन रात गाजा में काम कर रहे हैं। देखिए इजराइल का गाजा प्लान क्या है और भविष्य में गाजा कैसा नजर आने वाला है। गाजा में इजराइल के हमलों में कमी भले ही आई हो, लेकिन हमलों की मारक क्षमता में कमी नहीं आई है। दस अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजरायली सेना ने गाजा के अल रिमाल पर हमला किया। इसके साथ ही गाजा के देर अल बलाह में इजरायली हमले से आग लग गई। गाजा की कलकिलिया सिटी पर हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने तुलकारम में ग्राउंड ऑपरेशन तेज करके कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। इजरायल ने दावा किया है कि जबालिया में सेना ने 12 हमास लड़ाकों को एक धमाके में खत्म कर दिया। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक इसी क्षमता के हमले क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल इजरायल ने गाजा ऑपरेशन को 4 चरणों में बांटा था। पहले चरण में हवाई हमले करके हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। तीसरे चरण में गाजा की हमास लीडरशिप को खत्म किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया, रावी मुश्ताफा, सामे अल सिराज, सामी उदेह जैसे चेहरे खत्म कर दिए गए। अब गाजा में चौथा चरण तेज कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। अब इजरायली सेना के साथ साथ गाजा में इजरायल के बुलडोजर गाजा के अलग अलग इलाकों को समतल कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन का काम तेज हो चुका है। आठ अक्टूबर को ही यह तय हो गया था कि गाजा का नियंत्रण अब इजरायल के हाथ में होगा, लेकिन इजरायल ये कैसे और क्यों करने वाला है, ये रहस्य TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायल गाजा में तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और इसका असली मकसद अब सामने आ चुका है।
इजराइल के प्लान के मुताबिक गाजा को 5 ब्लॉक में बांटने की तैयारी हो रही है। पहला मिस्र के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर होगा। इसके बाद राफा खान यूनिस को बांटने के लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बाद नेत्जारिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है जो खान यूनिस और देर अल बलाह को अलग करेगा। इसके आगे किसिफिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है जो देर अल बलाह और गाजा सिटी को अलग करेगा। इसके लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेत हनून और गाजा सिटी को अलग करेगा। इरेस क्रॉसिंग इजराइल का आखिरी कॉरिडोर होगा और इस तरह गाजा को 5 ब्लॉक में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में 11 किलोमीटर का फिशिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इजराइल गाजा को इतने टुकड़ों में किस मकसद से बांट रहा है। दरअसल इजराइल चाहता है कि गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर उस पर नियंत्रण आसान बनाया जाए। इजरायली सेना इन सभी कॉरिडोर में वॉच टावर और कमांड पोस्ट बनाएगी। इन सभी कॉरिडोर से 5 ब्लॉक पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। इजरायली सेना के साथ कनेक्टेड इन ब्लॉक से बहुत तेजी से इजरायली सेना को खतरे वाली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इजरायली सेना का मुख्य मकसद हमास का मिस्र से कनेक्शन काटना है। इसीलिए सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को मजबूती से तैयार किया जा रहा है। करेम शलोम क्रॉसिंग से भूमध्य सागर तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ये कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। इससे राफा क्रॉसिंग से गाजा का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मिस्र से कनेक्शन कटने का मतलब होगा गाजा की जंग में हमास के हथियारों की सप्लाई कट जाना। राफा क्रॉसिंग के नीचे सुरंगों से ही हमास को हथियारों की खेप मिलती है और वो लगातार हमले करता है। राफा पर नियंत्रण करने के बाद हमास का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। इसके बाद इजराइल नेत्जारिम से लेकर इरेस क्रॉसिंग तक गाजा को अलग अलग ब्लॉक में बांटकर आसानी से गाजा में चलने वाली इजराइल विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इसीलिए गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। इजराइल ने इस प्लान पर काम तेज कर दिया है और नेत्जारिम कॉरिडोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इजरायली सेना गाजा के किसी भी ब्लॉक में 15 से 20 मिनट में सेफ पैसेज के जरिए पहुंच सकती है और हमास भी बेरोक टोक गाजा में ऑपरेशन नहीं चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या को 14 दिन हो गए हैं और इन 14 दिनों से एक शख्स नजर नहीं आया है और वो है ईरान की कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी। पहले खबर आई कि इजराइल के हमले में इस्माइल कानी भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि कानी जिंदा है और अपने देश ईरान में ही नजरबंद कर दिया गया है। इजरायली इंटेलिजेंस को शक है कि कानी ने मोसाद के लिए जासूसी की। इसकी वजह से ही इजराइल नसरुल्लाह को खत्म करने में कामयाब हो गया। क्या हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने करवाई? क्या नसरल्लाह की हत्या के पीछे इस्माइल कानी का हाथ है? क्या इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट है? क्या कानी ने मोसाद को नसरल्लाह के लोकेशन की जानकारी दी?
ये तमाम बड़े सवाल तब उठ खड़े हुए जब नसरल्ला की हत्या की जांच हुई और इसकी आंच ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी तक पहुंच गई। नसरल्ला की हत्या हुई तो ईरान ने सबसे पहले इस्माइल कानी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इस्माइल कानी पर नसरल्ला की हत्या करवाने का शक क्यों है? इजराइल कानी जांच पड़ताल और पूछताछ के ईरानी भंवर में क्यों फंस गए हैं? इन सवालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सत्ताईस सितंबर 2024 ये वो तारीख है जब लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिण में मौजूद दाहिया इलाके में आईडीएफ ने 85 बंकर बस्टर बम से हमला किया। दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहीं पर हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर और बंकर मौजूद था। इजराइल ने 27 सितंबर को जिस वक्त हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर 85 बंकर बस्टर बम गिराए, उस वक्त वहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला अपने कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था। इजराइल की बमबारी में नसरल्ला के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स मारे गए। नसरल्ला की मौत के बाद से ही ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी नजर नहीं आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्ला की मौत के तुरंत बाद ही ईरान ने उन्हें नजरबंद कर लिया। कानी को न सिर्फ नजरबंद कर लिया गया बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से नियुक्त की गई जांच टीम लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है। सवाल यही है कि आखिर कानी को नजरबंद कर पूछताछ क्यों की जा रही है? जवाब कुछ यूं है। जब नसरल्ला मारा गया तब इस्माइल कानी उनसे मिलने लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंचे थे। 27 सितंबर को नसरल्ला अपने हेडक्वार्टर में जो मीटिंग कर रहा था उसमें कानी को भी शामिल होना था। जिस जगह पर और जिस वक्त नसरल्ला पर स्ट्राइक हुई वहां उस वक्त कानी को भी होना था, लेकिन इस्माइल कानी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इजराइल ने नसरल्ला की इसी मीटिंग को टारगेट किया और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप एक झटके में खत्म हो गई। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानी को इजराइल के हमले की जानकारी पहले से ही थी? क्या इसीलिए वो स्ट्राइक वाली जगह पर नहीं गए? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल को नसरल्ला की जानकारी इस्माइल कानी ने ही दी? ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को फिलहाल शक है कि इस्माइल कानी ने मोसाद को नसरल्ला के लोकेशन की जानकारी दी। यही वजह है कि इजराइल ने इतना सटीक और बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में इस्माइल कानी से न सिर्फ पूछताछ हो रही है बल्कि सच उगलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसी टॉर्चर की वजह से इस्माइल कानी को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल नसरल्ला की हत्या के पीछे इस्माइल कानी का हाथ था या नहीं, इसका अंतिम सच अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कानी कसूरवार पाए गए तो माना जा रहा है कि उनके लिए मृत्युदंड तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।